वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के लिखित मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ठीक है। बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हिंदी अगर लिए होते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि पिछले 2 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दें। 2022 में आप देखेंगे पूछा गया है, 2023 में भी आया हुआ है और 2024 में भी ये परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको मैंने रखा है, और ऐसे कई मॉडल पेपर आपको और दे दूंगा। तो आप अगर मॉडल पेपर ही हमारा देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। 2023 वाला मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर दोनों यूट्यूब पर पड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर दोनों पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आखिरकार बन सकते हैं। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर एक प्रकार से सेट किया है, मैंने बनाया है। तो 25 की परीक्षाओं में, 24 की परीक्षाओं में, दोनों में एक प्रकार से यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में आएंगे, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। देखें, खंड आ की अगर बात करें तो खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की है तो इनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्न अर्थात सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कार्यालयी हिंदी। आप कार्यालयी हिंदी लिख करके छोड़ दिया है, इसका मतलब आप जान जाइए कार्यालयी हिंदी की आपको परिभाषा देनी है। कार्यालयी हिंदी क्या होती है इसको आपको बताना है, या कार्यालयी हिंदी से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो कार्यालयी हिंदी क्या है भाई? कार्यालयी हिंदी की अगर बात की जाए तो कार्यालय विशेष में जो प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी है उसी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। यानी ऐसा हिंदी जिसमें आप देखते हैं परिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए, जिसमें जिसमें पत्र वगैरह में लिखा जाए अलग अलग जो है क्षेत्रों में, तो कार्यालयी हिंदी होती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कार्यालयी हिंदी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज में और न्यायालयों के लिए स्वीकृत होती है वही भाषा राजभाषा कहलाती है या राष्ट्रभाषा कहलाती है, या जिसको आप कार्यालयी हिंदी कहते हैं। कार्यालयी हिंदी का सीधा सीधा मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय विशेष की भाषा, ऑफिशियल भाषा। ठीक है, यानी जो सरकारी कामकाज के लिए न्यायालयों में या बैंकों में या अन्य किसी सरकारी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी होती है उसी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। इसके अलावा बड़े अच्छे भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत शिष्ट और औपचारिक होती है, कार्यालयी। ठीक है, तो ये कार्यालयी हिंदी होती है। बेसिकली आपके समझ में आ गया होगा कार्यालयी हिंदी क्या होती है, तो आप यही लिख देंगे कि कार्यालयी हिंदी ये होती है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? तो एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, कार्यालयी हिंदी के क्या उद्देश्य हैं? अच्छा, कार्यालयी हिंदी जो होती है और सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी में आत्मीय संबंध होता है, और सामान्य हिंदी और कार्यालयी हिंदी की व्यापारिक जो मतलब जो व्याकरणिक संरचना होती है वो एक ही होती है, उसमें अंतर नहीं होता है, बस शब्दों विशेष का अंतर होता है। तो शब्द एक प्रकार से जो पारिभाषिक शब्द होते हैं इसमें ज़्यादा प्रयोग कर दिए जाते हैं कार्यालयी हिंदी में। ठीक है, कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र में आप देखेंगे टिप्पणी लेखन करने में कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं आप, प्रारूपण लेखन में, संक्षेपण में, प्रतिवेदन लेखन में, कार्यवृत्त लेखन में या कार्यालयी अनुवाद वगैरह करने में आप कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं या पारिभाषिक शब्दावली क्या है? पारिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात करें तो देखिए, पारिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषा को देते हुए श्री गोपाल शर्मा जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द होता है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ एक परिभाषा के द्वारा स्थिर किया गया होता है और उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वो होता है पारिभाषिक शब्द। क्या कहा गोपाल शर्मा जी ने? गोपाल शर्मा जी ने कहा कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है, लिख लीजिएगा इस परिभाषा को, पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा के द्वारा स्थिर किया गया हो, वो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर रघुवीर।
डॉक्टर रघुवीर की अगर बात करें तो डॉक्टर रघुवीर भी बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं पारिभाषिक शब्दावलियों की। रघुवीर जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी जाएं। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है डेकोइटी। अब डेकोइटी हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द का प्रयोग करते हैं डेकोइटी के लिए, और उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उस कृत्य को हम डकैती कहेंगे। ठीक है, तो जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाए, उनकी परिभाषा दे दी जाए, वो परिभाषिक होते हैं, उसके अलावा उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो परिभाषिक शब्द ये होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होंगी चीजें। 50 शब्दों में लिखना है, बड़ी आराम से 2 परिभाषा आप लिख देंगे, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या? संक्षेपण। संक्षेपण जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा, संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया संक्षेपण कहलाती है। संक्षेपण की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ जो होता है, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, सार प्रस्तुत करना, सार संक्षेप। मतलब कि एक बड़े अनुच्छेद में जो तमाम प्रकार के विचार धारा बताई जाती है, तमाम प्रकार के जो अभिव्यक्त विचार होते हैं, उन विचारों का समास शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप ही संक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है, उसी को संक्षेपण कहते हैं। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी बड़े अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की एक कला होती है संक्षेपण। अब मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दूं इसको। संक्षेपण का मतलब होता है जैसे बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरे दिन की खबर वगैरह पढ़ें या किसी पत्र को पढ़ें, तो उनके साथ में संक्षेपणकर्ता होते हैं। अब वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी विषय वस्तु को जो दुनिया भर की न्यूज वगैरह, दुनिया भर की रिसर्च वगैरह सब कुछ होती है, उसको पढ़ते लिखते हैं और उसके बाद में उसको बहुत ही कम शब्दों में लिख करके अधिकारी के पास दे देते हैं। तो यही काम होता है संक्षेपणकर्ता का। ठीक है, संक्षेपण लिखने की एक प्रक्रिया होती है, लिखने की कला होती है। किसी बड़े, जैसे कोई बड़ा निबंध है, कोई बड़ा लेख है, कोई बड़ा समाचार लेख है, तो उसको एक प्रकार से कम शब्दों में 10-12 लाइनों में लिख करके अपने मालिक तक या किसी को बताना, ताकि जो है पाठक उसको कम शब्दों में उसका समय नष्ट ना हो और उसको सही तरीके से जान जाए। तो संक्षेपण वो होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी पत्र की अगर बात करें तो सरकारी पत्र जो होता है, राष्ट्र के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगठित सरकार की आवश्यकता होती है, और यह सरकार जो होता है, ये अपने काम को चलाने के लिए या कार्य संचालन की सुविधा के लिए तमाम प्रकार के कार्यालय खोलती है। अब ये कार्यालय जो होते हैं एक जगह पर तो होते नहीं है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। अब भारत का एक नक्शा मान लेते हैं, मैं बनाता हूँ। अब ये भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है, अब क्या होता है, कहीं मान लेते जम्मू कश्मीर में एक कार्यालय खुला है और एक यहाँ पर कन्याकुमारी में खुला है, एक इधर गुजरात में खुला है और एक इधर आपका नागालैंड और पश्चिम बंगाल में यहाँ खुला हुआ है। ठीक है, एक आपका जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में खुला, एक महाराष्ट्र में खुला हुआ है। अब क्या होता है, चूंकि भारत संपूर्ण भारत है, तो ऐसे में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में एक प्रकार से पत्राचार किया जाता है। तो उस समय एक दूसरे कार्य मतलब एक कार्यालय जब दूसरे कार्यालय को जो पत्र लिखते हैं अपने काम के लिए या सरकारी काम को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, उसी पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। समझ में आ गई चीजें? तो सरकार कार्य संचालन की सुविधा के लिए यानी एक कार्यालय खोलती है। ये कार्यालय देश के कोने कोने में एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए होते हैं, और इनका संबंध आपसी संबंध पत्रों के द्वारा स्थापित होता है। शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा एक कार्यालय विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को लिखे गए पत्र को शासकीय पत्र या फिर सरकारी पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र को ही शासकीय पत्र भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सरकारी पत्र के बारे में आपको समझ में आ गई कि सरकारी पत्र क्या होता है। बिल्कुल यही होता है सरकारी पत्र, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जो कि सरकारी कार्यालय हो। ठीक है, भारत के सरकार के कार्यालय हों, सरकारी कामकाज के लिए जब पत्र एक दूसरे को लिखे जाते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग को, दूसरे कार्यालय में। ठीक है, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को। अगला प्रश्न है ईमेल। ईमेल किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों द्वारा एक दूसरे की सूचनाओं को ग्रहण करना, भेजना, आदान प्रदान करना ईमेल कहलाता है। आजकल ईमेल का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। ईमेल आजकल जो है, जो पत्र वगैरह होते थे, पहले पत्राचार होता था, पत्राचार की व्यवस्था को खत्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है किसने? ईमेल ने।
क्योंकि ईमेल में पत्राचार की जो शैली होती है, उसी पत्राचार की शैली में ईमेल भी लिखा जा सकता है। और ऐसे माध्यम से पत्राचार भेजने में कागज खर्च होता है, स्याही खर्च होती है, और भेजने में समय लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, बहुत देर में पहुंचता है पत्राचार। लेकिन ईमेल क्या है, तुरंत इधर टाइप किया, लिखा और तुरंत भेज दिया। मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट का काम होता है एक पत्र को दूसरे कार्यालय तक भेजने में। ठीक है, बहुत कम समय में और बहुत जल्दी, बहुत कम खर्चे में ये एक प्रकार से हो जाता है। तो ये ईमेल होता है। ईमेल की अगर बात की जाए तो आजकल ईमेल का प्रचलन बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बढ़ गया है। ईमेल पर सूचना भेजना डाक से भी सस्ता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान लोग करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम भी ईमेल किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ईमेल से आजकल बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, ईमेल के माध्यम से एक प्रकार से ईमेल हम लोग जब अपना एक प्रकार से यहाँ पर जब क्या बोलते हैं असाइनमेंट वगैरह लिखे थे, और बीएचयू में मैं पढ़ रहा था उस समय, कोरोना काल था, तो ऐसी स्थिति में क्या था कि भाई अपना जो प्रैक्टिकल वाला फाइल होता है असाइनमेंट वगैरह, उसको एक प्रकार से हम लोग ईमेल के माध्यम से ही लिख करके, ईमेल पर मैंने लिखा, मतलब फोटो खींच करके उसका पीडीएफ बना करके ईमेल कर दिया था अपने अपने प्रोफेसर के पास। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के प्रोफेसर के पास। जैसे मान लेते हैं हिंदी में भी 4 सब्जेक्ट होते थे एमए में, वहाँ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 4 सब्जेक्ट के 4 प्रोफेसर अलग अलग होते हैं। तो उस चारों प्रोफेसर को एक प्रकार से भेजना होता था। तो चारों प्रोफेसर की ईमेल आईडी पर फटाफट से भेज दो, अपना नाम वगैरह सारा कुछ लिख करके उसमें पूरा कॉपी की फोटो खींच करके पीडीएफ बना करके। तो ईमेल बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है हर एक चीज़ करने का। सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्रों का स्थान लेने लगा है धीरे धीरे। अगला प्रश्न है पल्लवन। पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, देखिए पल्लवन का मतलब होता है विस्तारण, भाव पल्लवन। पल्लवन को भाव पल्लवन, विस्तारण, ये सब भी कहते हैं। अंग्रेजी विद्वान है एक, उनका नाम है बेन। देखिए संक्षेपण की अगर बात करें, संक्षेपण कोई बड़ी विषय वस्तु या कोई बड़ा निबंध होता है, बड़ा लेख होता है, बड़ा पत्र होता है, उसको छोटे मतलब उसको कम लाइनों में या कम शब्दों में लिख करके बताना संक्षेपण कहलाता है। लेकिन कोई कम चीज लिखी हुई है और उसको बड़े स्तर पर समझाना उसी मूल भावों को, वो होता है एक प्रकार से उसको बड़े मतलब ज्यादा लिखना, ज्यादा शब्दों में लिखना, वो होता है आपका पल्लवन, भाव का विस्तार करना। भाव विस्तारण भी इसको कहते हैं पल्लवन को। अंग्रेजी विद्वान बेन है, उन्होंने कहा कि पल्लवन का अर्थ किसी कथन को एक परिच्छेद में विस्तृत करना होता है। इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। मतलब इसमें आप जो है उस कुछ लाइनों जो कुछ लाइन कुछ कोई लेख है, उस लेख को विस्तार से समझाने की प्रक्रिया ही विस्तारण कहलाती, पल्लवन कहलाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पल्लवन की अगर बात की जाए तो इसको पल्लवन, भाव विस्तारण, इन तमाम प्रकार के नामों से जाना जाता है। और पल्लवन की बड़ी ज़रूरत एक प्रकार से रहती है, क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी जटिल शब्दावलियों में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको समझाने में बड़ी मुश्किल होती है, तो पल्लवन वहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका अपना निभाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हो। पल्लवन जो होता है वो विस्तार करने की एक शैली होती है, विस्तार से लिखने की शैली। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, शोध के चरण बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शोध के कितने चरण होते हैं भाई? शोध के चरणों की अगर बात की जाए तो शोध के मुख्य रूप से 6 चरण होते हैं। 6 चरण या 6 सोपान आप कह सकते हैं। आपसे पूछे शोध के कितने सोपान होते हैं या कितने चरण होते हैं, तो आप बताएंगे शोध के 6 सोपान मुख्यतया या चरण होते हैं। वैसे तो कई चरण और भी होते हैं, लेकिन 6 चरण मुख्य रूप से होते हैं किसी भी शोध प्रक्रिया के, अन्वेषण के, शोध के, खोज के, ठीक है, अनुसंधान के। शोध एक प्रकार से शोध कार्य में शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है और जिससे उसके संबंध में जो डाटा होता है उसको एकत्रित करता है, उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। और इस तरीके से एक प्रकार से शोध जो होता है ये नवीन खोज की प्राप्ति होती है, नया खोज हुई होता है शोध। ठीक है, रिसर्च होता है इसका अंग्रेजी में मतलब। तो शोध के कई चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है प्रथम चरण। प्रथम चरण की अगर बात की तो इसमें आप किसी समस्या को चूज करते हैं, यानी समस्या का चयन करना, पहला चरण। दूसरा चरण होता है शोध का परिकल्पना का निर्माण करना। कोई परिकल्पना बनाएंगे आप कि भाई हमको एक प्रकार से इस जो है प्लान के तहत आगे बढ़ना है, तो एक प्लान बनाना, एक पहले से कोई अवधारणा सेट करना। तीसरा चरण होता है शोध की रूपरेखा तैयार करना, कैसे कैसे क्या करना, सारी चीज़ें फिट करना। चौथा चरण होता है आपका प्रदत्तों का संकलन करना। प्रदत्त माने जो आंकड़े हमारे पास प्राप्त हैं, उन आंकड़ों को इकट्ठा करना, उन आंकड़ों को कैटेगराइज करना, बांटना। ठीक है, इसके अलावा 5वां चरण होता है
प्रदत्तों का विश्लेषण करना, प्रदत्त माने जो डाटा हमारे पास है उस डाटा का हम विश्लेषण करें, उसका वर्गीकरण करें, उसको सारणी में सजाएं, सारी चीज़ें करें। इसके बाद में छठा चरण होता है योग मतलब कि शोध का निष्कर्षों का प्रतिपादन करना, यानी जो निष्कर्ष निकले विश्लेषण करने के बाद में डाटा से, उस निष्कर्ष को एक प्रकार से आप प्रतिपादित करें, उस निष्कर्ष को लिखें, उस निष्कर्ष के आधार पर आप फिर क्या करें, नियम का एक प्रकार से मतलब शोध को बताएं कि भाई इसको मैंने किया तो ये फायदा इसका मिला। ठीक है, तो ये 6 चरण होते हैं मुख्य रूप से शोध के। समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा तैयार करना, प्रदत्तों का संकलन करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना और निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। ये होते हैं शोध प्रक्रिया के 6 चरण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषताएं बताएं। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर की विशेषता बताएं भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। आप लोगों ने नाम सुना होगा चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। और कंप्यूटर मुख्यतः छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर के बना होता है, जिसको आप 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस, दूसरे होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, और तीसरा होता है आउटपुट उपकरण। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर के मुख्य रूप से कंप्यूटर आपका बना हुआ होता है। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, और आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका प्रिंटर वगैरह मतलब कि जो कंप्यूटर के बाहर लगते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपका, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर के कंप्यूटर बनता है और आगे बढ़ता है। कंप्यूटर की अगर बात की है तो कंप्यूटर जो होता है, सबसे पहली बात, कंप्यूटर डाटा को निर्देश जो डाटा का होता है और जो निर्देश होता है, डाटा जो होता है उसको पढ़ करके उसे ग्रहण करता समझता है, डाटा और निर्देशों को इकट्ठा करता है, भंडारित करता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रक्रियाओं और उनके क्रम को नियंत्रित करता है, उपयोगी सूचनाओं को प्रयोक्ताओं को समझने के योग्य बनाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार की अगर बात करें तो परम 8000 सीडेक के द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का। 1991 ईस्वी में इसको एक प्रकार से बनाया गया। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक के निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को दिया जाता है। इसके बाद में परम युवा सेकंड सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया 2013 में, ठीक है, और सीडेक द्वारा ही सबसे विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है, परम युवा सेकंड। और इसकी गणना की क्षमता लगभग 500 टेराफ्लॉप्स है। और इस प्रकार सुपर कंप्यूटर जो है फ्लो सॉल्वर का विकास नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा 1980 में किया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भारत की बात है वहाँ पर भी कंप्यूटर एक प्रकार से पहले से ही, और कंप्यूटर का विकास जो है अपने अपने हिसाब से हुआ है। कंप्यूटर की विशेषताओं की अगर बात करें तो विशेषताएं ही पूछी गई हैं। पहली विशेषता कंप्यूटर की होती है, कंप्यूटर जो हैं ये बहुत तेज गति से कार्य करने की एक मशीन होती है। दूसरी बात, कंप्यूटर की काम करने की परिशुद्धता जो होती है बहुत ही हाई लेवल होती है, उच्च कोटि की होती है। तीसरी बात अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की विशेषता में तीसरा विशेषता आप लिख दीजिएगा कि बहुमुखी प्रतिभा होती है कंप्यूटर में, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर की विलक्षण क्षमता होती है, बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर की अगर बात की है तो कंप्यूटर में स्मरण शक्ति यानी याददाश्त करने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा पांचवी विशेषता यह है कि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण से संवेदनहीन है, यानी संवेग विहीन है, इमोशन नहीं समझता कंप्यूटर, ठीक है, चूंकि एक मशीन है और मशीन इमोशंस नहीं समझता है, ठीक है, दुख सुख ये सब नहीं समझता वो। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, कभी आपने सोचा? इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। सॉफ्टवेयर मैंने बताया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप जानते होंगे, आप फ़ोन वगैरह में तमाम प्रकार के जो ऐप चलाते हैं वो ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर वगैरह में सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे जो कि पूरा सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। तो देखें, सॉफ्टवेयर जो हिंदी में उपलब्ध हैं उनके नाम आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात अगर बताऊं तो हिंदी एक्सप्लोरर यानी कि आई ब्राउज़र एक हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है पहला। दूसरा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, या जिसको आप क्या बोलते हैं, बॉस बोलते हैं।
तो बॉस भी क्या है, बॉस एक मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बॉस। तीसरा जो सॉफ्टवेयर है ये भारत मतलब कि जो हिंदी में उपलब्ध है वो है भारतीय ओपन ऑफिस। इसके अलावा चौथा है ओपन ऑफिस हिंदी प्रोजेक्ट। इसके अलावा हिंदी का अगला सॉफ्टवेयर है हिंदी स्पेल चेकर। इसके अलावा छठा जो है उसका नाम लिख सकते हैं आप, मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर। इसके अलावा ओपेरा वेब ब्राउजर, ठीक है। ऐसे ही जीमेल व गूगल के अन्य प्रोडक्ट, ये सब आपके हिंदी में उपलब्ध हैं। इसके अलावा ब्लॉगर, लाइव जर्नल, वर्डप्रेस, ऑरेकल 9X, और इसके अलावा MS ऑफिस 2003 में जो आया। इसके अलावा स्पर्श, और इसके बाद में हिंदी जिप, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल संपीड़न सॉफ्टवेयर। तो ये सब एक प्रकार सॉफ्टवेयर जो है। अच्छा, इंडिक जूमला भी एक सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिक जूमला ये भी हिंदी का एक सॉफ्टवेयर है। तो हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पोस्टर की विशेषताएं बताएं। पोस्टर की क्या विशेषताएं होती हैं, पोस्टर क्या होते हैं। पोस्टर की अगर बात करें, देखिए पोस्टर जो होता है यह एक विचार, घटना या उत्पाद का अस्थायी प्रचार माध्यम होता है, जिसे सार्वजनिक स्थान पर जन समुदाय के निमित्त बड़े पैमाने पर देखने हेतु रखा जाता है। पोस्टर को आकर्षक और सूचना परक दोनों प्रकार का बनाया जाता है। पोस्टर के द्वारा घटना विशेष, संगीतकार और फिल्म वगैरह का प्रचार किया जाता है। कोचिंग संस्थान का आजकल प्रचार होने लगा है पोस्टर के माध्यम से। तो आधुनिक पोस्टर 1840 ईस्वी और 1850 ईस्वी के दशक का है, और पोस्टर विशेषज्ञ एक है व्यक्ति है, उनका नाम है जॉन वार्नीकोट। वो कहते हैं कि 100 वर्षों में कम से कम समय में यह महत्वपूर्ण कला के रूप में पहचाना जाने लगा है पोस्टर। पोस्टर के जरिए आप अपना विज्ञापन कर सकते हैं। आधुनिक युग में विज्ञापन पोस्टर की एक विशेष प्रकार की ग्राफिक्स कला बन चुका है। पोस्टर कलाकार थियोफाइटल स्टील मतलब स्टीनलेन, इसके अलावा अल्बर्ट गुडल्यूम, हेनरी थियट, लियोनेटो कैपिएलो आदि अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए, ये पोस्टर बनाने वाले ही हैं। तो पोस्टर जो होता है जितना अच्छा नहीं, थंबनेल जैसे आप जो है वो एक पोस्टर ही टाइप का होता है। अब ये पोस्टर अगर कागज में लगा करके आप लगा दें, पोस्टर चिपकवा दें, या बड़े बड़े पोस्टर आप देखते हैं लगते हैं चुनाव वगैरह में, अब चुनाव चल रहे हैं, तमाम पोस्टर आप देखेंगे इधर उधर लग रहा होगा। पोस्टर के कई प्रकार होते हैं, एक शिक्षा वाले पोस्टर होते हैं, शैक्षिक विचार वाले पोस्टर, एक प्रचार हेतु पोस्टर, एक कोई अभियान चलाया जाता है उसको लेकर के पोस्टर छपाए जाते हैं, फिल्मों के पोस्टर भी लगाए जाते हैं, वाणिज्यिक पोस्टर यानी लगाए जाते हैं। तो इस तरीके के पोस्टर कई प्रकार के होते हैं। पोस्टर की विशेषताएं अपनी होती हैं, वही विशेषताएं आपको लिखना है। पहली विशेषता क्या है पोस्टर की, पोस्टर जो होता है कई रंगों के संयोजन से बनाया जाता है, पहली विशेषता, जिससे एक प्रकार से उसको देखने में अच्छा लगता है और लोग पढ़ते हैं उसको। दूसरी बात, पोस्टर को आसानी से समझने के लिए इसे छोटी एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसके अलावा पोस्टर को आकस्मिक रूप से भी पढ़ा जा सकता है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ सके। इसके अलावा पोस्टर को आकस्मिक रूप से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा पोस्टर में संदेश के साथ एक तस्वीर भी होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा पोस्टर ऐसे होने चाहिए जो देखने पर स्पष्ट हो सकें। तो इस तरीके से पोस्टर की ये विशेषताएं अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से समझा पाएंगे, लिख पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखें, अब ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लगभग 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिनमें से 4 या 5 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, 150 या 200 शब्दों में आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपसे वो क्या निर्देश देती है और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे 3 घंटे की परीक्षा जो विश्वविद्यालय करवाएंगे उनमें आपको 200 शब्दों में लिखना होगा और 5 प्रश्न करने होंगे। जो परीक्षा 2 घंटे की होगी तो 150 शब्द में लिखना होगा और 4 प्रश्न या 3 प्रश्न करने होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि संक्षेपण क्या होता है। संक्षेपण की अगर बात करें तो संक्षेपण का मतलब क्या होता है, छोटा करना, सार प्रस्तुत करना, सार संक्षेप, ये सब होता है। ठीक है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जो है संक्षेपण क्या होता है। संक्षेपण जो होता है किसी अवतरण या किसी प्रपत्र या किसी एक विषय पर लिखी गई कोई लेख या प्रपत्र है, कोई पत्र है, उसको सार तत्व या मूल विषय को कम से कम शब्दों में लिखने की एक कला होती है संक्षेपण। ठीक है, तो संक्षेपण ये होता है।
संक्षेपण की विशेषताओं की अगर बात करें, संक्षेपण की कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता आप सब बिल्कुल लिख लीजिएगा। पहली विशेषता संक्षेपण की है मूल का सार, मतलब जो मूल चीजें लिखी होती हैं उसका सार होता है, मतलब कि संक्षेपण मूल का आलेखन मतलब अनुलेखन होता है। इसमें मूल के स्वर, भाव, विचार, प्रभाव और तथ्य का रक्षण आवश्यक है, यानी कि जो मूल बातें बताई गई हैं बड़ी विषय वस्तु में, उसको जब आप छोटा करके लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको काटनी पड़ेगी। तो ऐसी चीजों को ना काटें जो कि मूल चीजें हों, ठीक है। तो इसमें अनावश्यक और अप्रासंगिक तथ्यों को परित्याग करना चाहिए और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको लिखना चाहिए। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, क्रमबद्धता होनी बहुत जरूरी होती है संक्षेपण की, क्योंकि मूल अनुच्छेद में अभिव्यक्त एवं निरूपित मुख्य भावों और विचारों की क्रमबद्ध स्थापना संक्षेपण की दूसरी विशेषता है। असंबद्ध, असंगत, क्रमहीन और जब ऐसे आप लिखेंगे, इधर एक बात इधर अभी पूरी नहीं हुई, दूसरी बात बीच में ठोक दिया, तीसरी बात ठोक दिया, मतलब एक बात संपूर्ण नहीं हुई है, दूसरी बात ला करके उसमें आप अगर ढकेल रहे हो, तो ये संक्षेपण की विशेषता नहीं है। संक्षेपण की विशेषता होती है क्रमबद्धता, यानी एक क्रम से सारी चीजें लिखी हों, ठीक है। तीसरी बात इसकी विशेषता होती है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब क्या होता है, यानी कि आप छोटा लिखें। संक्षिप्तता संक्षेपण की तीसरी अनिवार्य आवश्यकता है और यह उसका आधारभूत गुण है। संक्षेपण की आत्मा ही संक्षिप्तता है, ठीक है। अगर संक्षेपण इसका नाम ही, तो संक्षिप्तता तो बहुत जरूरी है इसमें। चौथी बात, चौथी विशेषता ये है अस्पष्टता, यानी सबसे जरूरी बात होती है अस्पष्ट होना चाहिए जो भी आप लिखे हैं। जब आप बड़ी विषय वस्तु को कम विषय वस्तु में लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ों को काटेंगे, और ऐसी स्थिति में जब कम चीज़ों में आप लिखेंगे तो स्पष्ट लिखेंगे, तभी क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो अस्पष्टता बहुत जरूरी है। मूल भावों, विचारों और तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए इसमें। पांचवी विशेषता इसकी ये है, पांचवी विशेषता है व्यवहारिक भाषा और प्रवाहमयता। भाव संक्षेपण की भाषा का व्यवहारिक और प्रवाहमय होना बहुत जरूरी बात है। उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है व्यवहारिक भाषा और प्रवाहमयता। संक्षेपक को चाहिए कि वह कठिन, अलंकृत और समास बहुल भाषा का प्रयोग इसमें ना करे। सरल से सरल भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करे, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करे, प्रवाहमयता वाली भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करे कि एक लाइन पढ़े पाठक दूसरी लाइन पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, और एक लाइन पढ़े तुरंत सारी बातें समझ में आ जाएं। एक लाइन को एक बार पढ़ने से समझ में आ जानी चाहिए बातें। अगर एक लाइन को 2-3-4 बार पढ़ने के बाद में उसको समझ में आती है तो आप जानिए संक्षेपण आपने सही नहीं लिखा है। यानी संक्षेपण में आप व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करें, ये सबसे बड़ी विशेषता उसकी होती है, और आप जो है उसको प्रवाहमयता में लिखें। इसके अलावा अगली विशेषता होती है अपनी शैली। भाव संक्षेपण की छठी विशेषता है, यानी एक शैली होती है इसकी, ठीक है। संक्षेपण में संक्षेपक की अपनी शैली होनी चाहिए। चमत्कार, आडंबर और अलंकृत शैली जो है आप इसमें ना लिखें, मतलब जो बढ़ा चढ़ा करके बातें खूब लिखी जाती हैं, ठीक है, ये सब आप उसमें संक्षेपण में आपको नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा संक्षेपण की अगर बात करें तो संक्षेपण की जो अगली विशेषता होती है सातवीं, वो होती है शुद्धता। शुद्धता की अगर बात की जाए तो भाव और भाषा की शुद्धता संक्षेपण की सातवीं विशेषता है। भाव संक्षेपण की शैली में शुद्धता का विशेष आग्रह है। आपको बता दूं कि संक्षेपण की भाषा व्याकरण सम्मत और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। अशुद्ध शब्द और वाक्य कभी रचना के आशय को पाठक तक नहीं पहुंचा सकते। तो आप ऐसे शब्दों का चयन करें जो कि उचित अर्थ देता हो, ठीक ठाक अर्थ देता हो, ऐसा नहीं कि उस शब्द का कोई दूसरा अर्थ भी हो। तो ऐसे शब्दों का चयन करें जिसका केवल एक ही अर्थ हो और उसका उस अर्थ शब्द को पढ़ने के बाद में तुरंत उसी अर्थ की तरफ जाए जिस अर्थ को आप बताना चाहते हो, ठीक है। तो संक्षेपण की ये सातवीं विशेषता। आठवीं विशेषता भी आप लिख सकते हैं प्रवाहमयता। प्रवाहमयता की अगर बात करें तो ये अच्छे संक्षेपण की एक विशेषता होती है। प्रवाहमयता से मतलब होता है कि पाठक मूल अवतरण के स्वर को सहज रूप से ग्रहण करके उससे तादात्म्य में स्थापित कर ले, उसको समझ जाए, उसको अपने अंदर बैठा ले। ऐसा ना होने पर संक्षेपण प्रभावात्मक नहीं होगा, ठीक है। यानी एक लाइन पढ़े दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर हो जाए, उसको इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। और नौवीं विशेषता होती है और लास्ट विशेषता आप मान लीजिएगा कि स्वतः पूर्णता। स्वतः पूर्णता का मतलब क्या होता है, संक्षेपण पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि बड़ी विषय वस्तु को जब आप छोटा करके लिखेंगे तो कुछ बातें आप काटेंगे, तो आप काटे ना बातों को, यानी कि आप काटेंगे बातों को तो ऐसी बातों को ना काटें जो कि एक प्रकार से उसकी पूर्णता पर संदेह या प्रश्न खड़ा करते हो।
तो आप जब भी करें मतलब इसको लिखें, प्रत्येक कलाकृति स्वतंत्र और स्वतंत्रता मतलब स्वतःपूर्ण होती है, और इसीलिए संक्षेपण को सभी दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए, ताकि उसे पढ़ करके अपूर्णता की अनुभूति ना हो कि आपने पढ़ा और आपको पूरी बातें ना पता चलें। तो पढ़ने के बाद में पूरी बातें क्लियर हो जाएं तो संक्षेपण वो होता है, इसकी विशेषता आपकी हो गई। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रारूपण का सामान्य परिचय बताइए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइएगा। प्रारूपण का समान परिचय, प्रारूपण किसे कहते हैं? प्रारूप, प्रारूप माने क्या होता है? एक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट बनाना, जैसे कि एक सांचा बनाना। जैसे कोई पत्र लिखने से पहले एक बार पत्र को लिख लेना कि पत्र सही है या पत्र में क्या लिखना है, उसका पत्र की रूपरेखा तैयार कर लेना, पहले से पत्र लिखने की एक प्लानिंग कर लेना कि हमको ये इतना पत्र ये लिखना, क्या मटेरियल लिखना है, कैसी शैली में लिखना है, किसको यहाँ पर क्या लिखना है, कौन सा नाम लिखना है, कहाँ भेजना है, सारी चीज़ें। ये प्रारूपण मतलब पत्र लेखन से पहले, कोई सरकारी पत्र या कोई बड़ा पत्र लिखने से पहले जो आप तैयारी करते हैं किस तरीके से क्या करना है, ये होता है प्रारूपण। जैसे एक ईंट बनाने वाले भट्ठे की अगर बात की जाए तो उससे पहले एक सांचा होता है, उसी सांचे में मिट्टी भरी जाती है, और उसमें से मिट्टी जब भर दी तो एक सांचा जो होता है ईंट का सांचा, अब क्या वो वास्तविक सांचा है? नहीं, वैसे ही ईंट बनेगा। ऐसे ही प्रारूपण होता है, वो पहले से तैयार कर लेता ताकि ऐसे ही पत्र लिखना है। ठीक है, तो आलेखन का ही समानार्थी शब्द होता है प्रारूप। प्रारूप का आशय होता है किसी प्रस्ताव, योजना, विधेयक आदि का वह प्राथमिक रूप जो शीघ्रता से तैयार कर लिया जाता है, किंतु बाद में उसमें कुछ काट छांट की जाती, संशोधन किया जाता है, और इसे मसौदा या प्रालेख यानी कि इसको आप जो है प्रीकर्सर बोलते हैं, और खरा नाम से जाना जाता है इसको। और इसी प्रारूप से प्रारूपण शब्द बना हुआ है। प्रारूपण के लिए अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग शब्द ज़्यादा बेटर होता है, और हिंदी में इसके लिए आलेखन या प्रालेखन, प्रारूप लेखन या मसौदा लेखन, हिंदी में कई शब्द इसको बोलते हैं। मसौदा लेखन, प्रारूप लेखन, प्रालेखन, आलेखन, ये सब प्रारूपण का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रारूपण से तात्पर्य उस पत्र से लेखन से है जिसमें आदेश, निर्देश, विज्ञापन अथवा किसी अन्य प्रकार की सामग्री के आधार पर पत्र लेखन की समस्त बातों को पूरा करते हुए लिखा जाता है। मतलब कि टिप्पणी लेखन के पश्चात और पत्र प्रेषण यानी पत्र भेजने के पूर्व होने वाले कार्यालयी कार्यवाही को प्रारूपण कहा जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में जो ड्राफ्टिंग की जाती है उसे प्रारूपण कहा जाता है। प्रारूप प्रालेख प्रारूप जो होता है जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है, और ये पहले तैयार करके कि हमको ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, एक बार आप दिखाएंगे तुरंत वो पास हो जाएगा, उसके बाद में फिर उसको आप प्रेषित करेंगे, भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परिभाषिक शब्दावली के प्रयोग में ड्राफ्ट के लिए प्रारूप और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण जो है शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये शब्द नए होने के बावजूद अर्थ व्यंजना में पूर्ण समर्थ हैं। कार्यालय में प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन शब्द ही प्रचलित हैं। तो इस तरीके से प्रारूपण ये होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका समान परिचय अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा ये। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में फेसबुक की क्या उपयोगिता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फेसबुक की क्या उपयोगिता है विभिन्न क्षेत्रों में? बताइए। फेसबुक विभिन्न क्षेत्रों में, आजकल तो फेसबुक का बड़ा जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक पर लोग पोस्ट करते हैं, फोटो डालते हैं, वीडियो पढ़ने लगे आजकल तो। फेसबुक बिजनेस पेज, बिजनेस ब्रांड, सेलिब्रिटी, मुद्दों और संगठन के लिए उनकी आइडियंस तक पहुंचने का एक मुफ्त का तरीका है। इससे क्या होता है, हालांकि फेसबुक प्रोफाइल प्राइवेट हो सकती है लेकिन पेज पब्लिक होते हैं। गूगल आपके पेज को इंडेक्स कर सकता है जिससे लोगों के लिए आपको ढूंढना आसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब आपको कोई फेसबुक पर सर्च करता है तो आपकी फ़ोटो आ जाती है। तो इस तरीके से ये बड़ा एक प्रकार से फेसबुक जो है, आप अपने डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइस पर फेसबुक बिजनेस जो है सूट और क्रिएटर स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। फेसबुक आप चला सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज, फेसबुक जो है आप कई प्रकार से, आजकल तो फेसबुक से पैसे भी लोग कमा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार लोग करते हैं। फेसबुक पेज की उपयोगिता इस दृष्टि से भी है कि सबसे पहली बात, मुफ्त और आसान है। ये पेज का उपयोग मुफ्त है और पेज बनाने में बस कुछ मिनट समय लगता है, और हम उससे मैनेज करने के कई फीचर्स भी देते हैं, और इस तरीके से फेसबुक बड़ा आसान तरीका। दूसरी बात, बहुउपयोगी है। पेज के साथ कई फ्री टूल इसमें मिलते हैं जो बिजनेस के मॉडल के आधार पर विशेष लक्ष्य पाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कस्टमरों
से कनेक्ट आप कर पाते हैं फेसबुक के माध्यम से, चूँकि अरबों लोग बिजनेस से बातचीत करने के लिए फेसबुक का उपयोग करते हैं। मौजूदा और नए कस्टमर्स के साथ लॉयल्टी बनाने के लिए अपने पेज का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पेज से विज्ञापन आप कर सकते हैं। विज्ञापनों से अपने ब्रांड और ऑडियंस को बढ़ाने में आपको मदद मिल सकती है। तो फेसबुक पर विज्ञापन देने के लिए पेज की ज़रूरत पड़ती है। विज्ञापन बनाने, अपना बजट सेट करने और अपने प्लान की स्ट्रेटजी बनाने के लिए फेसबुक के विज्ञापन टूल का उपयोग कर सकते हैं आप। तो फेसबुक एक प्रकार से कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजनेस की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा अपनी पहचान बढ़ाने के लिए भी है। अपने विचारों को एक प्रकार से, अपनी भाव भंगिमाओं को आप फेसबुक पर बयां कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ना सुनता हो तो आप फेसबुक पे पोस्ट डाल दीजिए, एक आध दो लाइक तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो फेसबुक जो होता है ये आपके, जैसे आपकी विचार मतलब आपकी बातों को कोई ना सुने तो आप क्या करेंगे, फेसबुक पर डालेंगे। फेसबुक पर लाखों लोग उसको देख सकते हैं, 10-12 लोग भी देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, मतलब कुछ फ्रेंड तो होते हैं फेसबुक पर ना। अगर आपके फेसबुक मतलब वैसे फ्रेंड नहीं बन रहे हैं आरी बगल के लोग, तो आप फेसबुक आईडी बनाओ, फेसबुक से तमाम दोस्त बन जाएंगे। इंस्टाग्राम बनाओ, तमाम प्रकार की चीज़ें बनाओ, आप उस पर तमाम प्रकार की चीज़ें पा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जो है, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि अगर आप लोग जो है अपने को करिकुलर सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चैनल मैंने बनाया है को करिकुलर मास्टर के नाम से। ठीक है, को करिकुलर मास्टर एक यूट्यूब चैनल है, मैंने आपको बनाया है। मैंने बनाया इस चैनल को, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, को करिकुलर से रिलेटेड और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो न्यूज़ होगी, उस न्यूज़ को भी वहाँ पर कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस पे आपको को करिकुलर, अब जैसे बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, उसमें आपको फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ पढ़ना होता है सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर यानी अनिवार्य पेपर के रूप में। तो अनिवार्य पेपर की तैयारी के लिए इस चैनल को मैंने बनाया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल की जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपके चैट सेक्शन में भी इस चैनल की जो है लिंक मैंने पिन कर दी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भविष्य में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आगे चल करके आप लोग थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आप पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही हेल्प होगा आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिस तरीके से आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर विधिवत तैयारी पाते हैं, करते हैं, ऐसे ही आपको करिकुलर मास्टर पर भी आप विधिवत तैयारी आपको वहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो हम संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। काफ़ी विचार विमर्श हुआ और उस विचार विमर्श के बाद में एक डेट आती है, उस डेट का नाम है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 का समय है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया और हिंदी को भारत की राजभाषा होनी चाहिए, राजभाषा हिंदी को, ऐसा बताया गया और भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ये डन हो गया 14 सितंबर को। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 में, भाग 17 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद भाग 17 और अनुच्छेद 343 के काम में आप देखेंगे, अनुच्छेद में 343 से लेकर के 351 तक भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया। इसमें अनुच्छेद 343 के काम में बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग मतलब होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया था कि संविधान के प्रारंभ होने से 25 वर्षों की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही है, और फिर बाद में अंग्रेजी खत्म करके हिंदी को कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजी हावी होती चली गई और हिंदी अपना एक प्रकार से वर्चस्व कायम नहीं कर पाई, चूंकि हम लोगों की गलती थी। भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ 1950 में और 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 समाप्त हो गई। किंतु राजनीतिक दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामतः अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है और भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अभी भी अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। अंग्रेजी एक प्रकार से और हिंदी समानांतर भाषाएं चल रही भारत में। ठीक है, चूँकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं। ठीक है, वो और इस कारण से वो अंग्रेजी में बोलते हैं और अंग्रेजी
उत्तर भारत के लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं और दक्षिण भारत के भी लोग जानते हैं, दोनों कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक भाषाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। फिर भी आप देखेंगे अभी तक इसका एक प्रकार से वो कायम नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 44 कहता है 344 कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345 की बात करें, 346 की बात करें और 347 की बात करें, ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें प्रादेशिक भाषाओं से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 348 की अगर बात करें तो 348 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की जो भाषा होगी उस भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया कि भाई उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, संसद में, विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये 348 में लिखा है। अनुच्छेद 349 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 349 में भारतीय संविधान के भाषा से संबंधित विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। और 350 अनुच्छेद में अगर बात करें, 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन की प्रयुक्त की जाने वाली भाषा और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अनुच्छेद 351 की, तो 351 में सरकार के उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना है। तो इस तरीके से इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अधिसूचना संख्या 59/254 दिनांक 3/12/1955 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग जो है इन सभी जगहों पर किया जाए। किन सभी जगहों पर? जैसे जनता के साथ पत्र व्यवहार करना हो तो हिंदी के साथ अंग्रेजी भी की जाए। दूसरी बात, प्रशासनिक रिपोर्ट में हिंदी के साथ अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी के साथ हिंदी। इसके अलावा सरकारी संकल्प में, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली जो रिपोर्ट है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी भाषाई राज्यों के लिए पत्र व्यवहार के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों। इसके अलावा अन्य देश की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा संधियों और ऋणों के लिए भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए। स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया है जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी मौजूद कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग निरंतर कर रहे हैं और लगातार अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषी प्रदेश से जाता है तो उसको, मतलब हिंदी बोलता है तो उसको लोग गंवार समझ लेते हैं। हिंदी में अगर आप बोलें, अपने बच्चे को, आजकल के जो महतारी मतलब माता पिता हैं, अपने बच्चे को ये नहीं बताते कि भैया वो आम हुए, बताते हैं कि बेटा वो मैंगो है। ये नहीं कहते कि वो आम है, वो कहेंगे बेटा ये मैंगो है, ये वाटरमेलन है, ये डॉग है, ये कैट है। ये नहीं बताएंगे ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये तरबूज है, खरबूजा है, ये ठीक है। सारी चीज़ें अंग्रेजी में बताएंगे। तो क्या भाई, जब अंग्रेजी में पूरी जनता भाई पगलान है अंग्रेजी के पीछे, तो काहे ना सरकार तो व्यवस्था करबे करिस रहा। लेकिन जब हम ही लोग जो है अंग्रेजी के पीछे तना दीवाना हन, दो शब्द अंग्रेजी में बोल दें, हाँ ओ माय गॉड, ये सब ऐसे बोलेंगे तो लगता है कि कितना बहुत बड़ा ब्रिलियंट आदमी कहूँ साएगा, इतना पढ़ा लिखा आदमी। गांव पहुंच के 10 सेंटेंस कहूँ अंग्रेजी मार दियो तो जानो कि तू ही दबदबा कायम कर लेगो गाँव में। अब गाँव में अगर तू 10 लाइन अंग्रेजी बोले जानतो, बस वह है जहाँ पहुँचो कोनो समाज में बैठो 10 लाइन अंग्रेजी में बोल दियो, अरे भैया फलाने का लड़का बात तो वो अंग्रेजी में ख्वाब बोला था। ऐसे तमाम जने 4 ठो बुजुर्ग बैठ के बतोई हैं। अरे अंग्रेजी कोनो मंगल ग्रह भाषा हुए कि वो कोनो रॉकेट साइंस हुए। अंग्रेजी जब चाहो 10 मिनट का 10 दिन लागे अंग्रेजी सीख जाबो, एक महीने का नहीं समय लागत है। जब आप बड़े हो जाए, बीए कर रहे हो ना, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। कोनो जरूरी नहीं कि मतलब एकदम से व्याकरणिक सम्मत प्रयोग करेंगे। आप हिंदी व्याकरणिक सम्मत नहीं बोल पाते हैं और तो बात छोड़ दो, अंग्रेजी कहाँ व्याकरण सम्मत बोल पाओगे। आप लोग डरते हैं कि टेंस बनाने में टेंस बनाना पड़ेगा, जा रहा है तो गोइंग लगाएंगे, वो खा रहा है तो ईटिंग लगाएंगे। ये सब नहीं होता, जैसा बोल पाओ अनकुतुआ जैसे बोलना चाहो सब बोलो। ये बोलने में कोई नियम कायदा नहीं लगता, स्पीकिंग इंग्लिश में कोई नियम कायदा नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आगे बढ़िए। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति ठीक है, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पर हिंदी अभी नहीं सामने आई है। लेकिन अब हिंदी का प्रयोग लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के आ जाने से कुछ लोग हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग अंग्रेजी में एक प्रकार से अपने आप को बहुत ज़्यादा अंग्रेजी को बहुत वो समझते हैं, ठीक है। चले,
5वां प्रश्न है टिप्पण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। टिप्पण, टिप्पण क्या होता है? टिप्पण टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया होती है। टिप्पणी एक एक लिखित रूप होता है और टिप्पणी लिखने की क्रिया या प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। टिप्पण कई प्रकार का होता है। सरकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली में टिप्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। मामलों के स्वरूप, अधिकार की स्थिति और कार्यालय की वांछ अनुसार अनेक प्रकार के टिप्पण लिखे जाते हैं। जैसे कि टिप्पण कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नियमित टिप्पण, दूसरा होता है विभागीय टिप्पण, तीसरा होता है सामान्य टिप्पण, चौथा होता है संपूर्ण टिप्पण, पांचवा होता है सूक्ष्म टिप्पण, छठवां है अनौपचारिक टिप्पण, सातवां है संपूर्ण टिप्पण। अगर बात करें नियमित टिप्पण की या नियमित टिप्पणी की तो ये क्या होता है? तो नियमित टिप्पणी की अगर बात करें नियमित टिप्पणी की तो कार्यालयी कामकाज में कार्यालयी कामकाज के एक भाग के रूप में नियमित टिप्पण लिखे जाते हैं। ऐसे टिप्पण दैनिक कार्य का एक अंग होते हैं और संक्षिप्त रूप से छोटी छोटी बातों या विषयों के लिए लिखे जाते हैं। नियमित टिप्पण, नियमित टिप्पण का महत्व केवल कार्यालयी अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है। यानी कि कार्यालय वगैरह में छोटे छोटी चीजों के लिए नियमित टिप्पण लिखा जाता है। दूसरा टिप्पण होता है आपका सामान्य टिप्पण। सामान्य टिप्पण की अगर बात की है तो सरकारी कार्यालयों में जो पत्र या मामले प्रकरण प्रथम बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं उसे सामान्य टिप्पण कहते हैं। इस प्रकार के टिप्पणों में पत्र के पूर्ववर्ती संदर्भ का उल्लेख नहीं रहता है। ठीक है। तीसरा टिप्पण होता है आपका विभागीय टिप्पण। विभागीय टिप्पण की बात की है तो इसको अनुभागीय टिप्पण भी कहा जाता है और कई प्रकरणों या मामलों पर सरकारी आवश्यकताओं के अनुसार विविध विभागों और अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना अपेक्षित होता है और ऐसी स्थिति में प्रकरणों, संदर्भों अथवा मामलों के स्वरूप के अनुसार टिप्पणकर्ता को प्रत्येक प्रकरण पर स्वतंत्र टिप्पणी लिखना जरूरी होता है और वह इस तरह के स्वतंत्र टिप्पण पर अलग से अनुदेशन प्राप्त करता है। ऐसे टिप्पण को अनुभागीय या विभागीय टिप्पण कहते हैं। चौथा टिप्पण होता है संपूर्ण टिप्पण। कार्यालयों में अनेक बार प्रकरण, संदर्भ और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके सभी इतिवृत्त, यानी एक बढ़ा चढ़ा करके, इतिवृत्त मतलब होता है विवरणात्मक तरीके का, तर्क वितर्क, संदर्भ आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना जरूरी होता है इसमें, ताकि उसके आधार पर संबंधित उच्च अधिकारी समस्त मामले को समझ जाए और उचित निर्णय लेकर के आदेश दे सके। तो ऐसा टिप्पण जो संपूर्णता को एक प्रकार से अपने अंदर रखता हो संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। पांचवा होता है सूक्ष्म टिप्पण। ऐसे टिप्पण अत्यंत संक्षेप में लिखे जाते हैं। अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी कुछ पत्रों के हाशिए पर बाईं ओर निर्देश देता है, किंतु संक्षिप्त वाक्यों में उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहते हैं। इस तरह के टिप्पण में सम्मति हेतु, स्वीकृति के लिए, अवलोकन के लिए ये एक प्रकार से वाक्य लिखे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनौपचारिक टिप्पण एक होता है। अनौपचारिक टिप्पण की बात किया है तो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय अथवा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कुछ जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पण सीधे भेजे जाते हैं। ऐसे टिप्पण में कार्यालयी नियमों या शर्तों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जाता है और इन टिप्पणों के उत्तर में जो टिप्पणी आदि प्राप्त होते हैं उसका स्वरूप भी अनौपचारिक टिप्पणी जैसा होता है। सातवां टिप्पणी होती है, सातवां टिप्पण होता है संपूर्ण टिप्पण। संपूर्ण टिप्पण आप सभी को पता, मैंने बता ही दिया। ठीक है। संपूर्ण विवाद वगैरह को एक प्रकार से समझ जाए, पूरे मामले को समझ जाए जो अनुभागीय अधिकारी है वो सब। ठीक है। तो इस तरीके से टिप्पण के प्रकार हो गए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पल्लवन में किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है? पल्लवन में किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। पल्लवन की अगर बात करें तो पल्लवन में किन नियमों का होना आवश्यक होता है भाई? देखिए, पल्लवन की अगर बात करें, पल्लवन मतलब क्या होता है? भाव का विस्तारण करना। यानी कि पल्लवन के लिए कई प्रकार की चीजें जरूरी होती हैं। पहली बात, पल्लवन का नियम, पहला नियम, सर्वप्रथम पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य, सूक्ति या लोकोक्ति अथवा कहावत कोई दी गई, कोई उक्ति दी गई है, कोई काव्य पंक्तियां दी गई हैं, उनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। उसके बाद में अगर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ें? ताकि आपको संपूर्ण जो बातें लिखी हैं उसका ज्ञान हो जाए, अच्छी तरीके से आप सारी चीजों को समझ जाएं। मूल भाव को समझना ही पल्लवन की पहली चाबी या पहली कुंजी है। ठीक है। दूसरी बात, दिए गए संदर्भ में मूल विचार अथवा भाव के साथ उसके पोषक या सहायक भाव भी निहित होते हैं और उन सहायक या पोषक भावों को समझने पहचानने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें समझ लेने से मूल भाव के विस्तारण में सहायता मिलेगी, क्योंकि वो किस संदर्भ में लिखा गया है उसके सहायक जो भाव हैं उन भावों को भी जानना पड़ता, ताकि आप विस्तार करने में आप आसानी हो सके। तीसरी बात, मूल और गौण विचारों अथवा भावों को समझ लेने के पश्चात
महत्व क्रम से सभी निहित भावों और विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातों को थोड़ा बढ़ा बढ़ा करके लिखना चाहिए। इसके अलावा भाव या विचार का पल्लवन करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ उदाहरण, दृष्टांत, तथ्य और प्रमाण अगर हो सके तो देना चाहिए। यानी कि कोई बात आप बता रहे हैं तो एक उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है, तथ्य प्रमाण कोई दे सकते हैं इधर उधर के। इसके अलावा मूल और गौड़ विचारों के पल्लवन में चारुता लाने के लिए अलंकार और कल्पना का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा भाव और भाषा के अभिव्यक्ति में सरलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, स्पष्टता और मौलिकता जरूरी होती है। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सहज होनी चाहिए जिससे पाठक उसको पढ़े, उसकी रुचि पैदा हो पढ़ने में। इसके अलावा पल्लवन के लेखन में तथ्यों की एकता और प्रासंगिकता बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा पल्लवन में पल्लवनकर्ता को मूल तथा गौड़ भाव दोनों, यानी जो विचार दिख रहा है वो विचार और जो छुपा हुआ विचार है, दोनों विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करनी चाहिए। केवल मूल लेखक के मनोभावों का विस्तार और विचार उस पर होना चाहिए, ज़्यादा अपनी तरफ से उसमें नहीं ऐड करना चाहिए। अपने विचारों को क्या क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं आपको करना है। अगला चीज़ है कि पल्लवनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पल्लवन के लिए मूल सामग्री में कहाँ तथ्य को विस्तार देने, कहाँ अर्थ समझाने और कहाँ संभावित विपरीत तर्क को काटने की आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा पल्लवन की रचना अन्य पुरुष में होनी चाहिए, सबसे पहली बात। इसके अलावा 11वीं बात यह है कि पल्लवनकर्ता को विस्तार से लिखने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा पल्लवन करते समय हमेशा तर्क सम्मत पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पल्लवन करते समय आपको बता दूं, पल्लवन का अंतिम निष्कर्ष मूल भाव या प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि जो उद्देश्य उसमें है वही उद्देश्य आपका पल्लवन भी, यानी जो विस्तार करने के बाद में हमने लिखा है वो भी बताना चाहिए। तो इस तरीके से पल्लवन के कुछ नियम थे जो मैंने आपको बता दिए, जो कि परीक्षा के दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न 7वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे, प्रतिवेदन की विशेषताएं या एवं उद्देश्य बताइए। प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन की विशेषता क्या होती है और प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है, इसको बताएं। विशेषताएं और उद्देश्य। देखिए, प्रतिवेदन का विशेषताओं की अगर बात की है, प्रतिवेदन पहली विशेषता, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं। कोई मतलब रिपोर्ट जो होती है उसी को प्रतिवेदन बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वगैरह। प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है बीते हुए समय के विशेष अनुभवों को संक्षिप्त सार संग्रह प्रस्तुत करना, ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम ना होने पाए। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ होता है। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना होता है कि भाई कौन सी घटना कहाँ पर घटित हुई थी, उस घटना का एक प्रकार से विवरण, उस घटना को अच्छे तरीके से बताना कि घटना कैसी हुई थी, किस तरीके से घटी, इस चीज़ को लिख करके समझाना ही प्रतिवेदन होता है। ठीक है, तो भूतकाल की भूल से लाभ उठा करके वर्तमान को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिवेदन का। किंतु प्रतिवेदन डायरी या दैनंदिनी नहीं होता है। प्रतिवेदन में यथार्थ की तस्वीर रहती है और डायरी में यथार्थ के साथ लेखक की भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। तो उद्देश्य मतलब जो प्रतिवेदन है इसका उद्देश्य सिंपल सा होता है। तो विशेषता समझिए। पहली विशेषता होती है कि प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य मुख्य बातें लिखी होती हैं। दूसरी बात, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं। सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से लिखी जाती है ताकि पूरी की पूरी घटना एक प्रकार से समझ में आ जाए और वो घटना एक व्यू के रूप में आपके समक्ष दिखाई भी पड़े। तीसरी बात, जैसे जब पुलिस वगैरह लोग घटनाएं मतलब लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो आप देखिए वही रिपोर्ट जो लिखना होता है उसी को हिंदी में प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। प्रतिवेदन लेखन, ठीक है, प्रतिवेदन। तीसरी विशेषता प्रतिवेदन की होती है, प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। इसमें विस्तार नहीं प्रयोग करते, विस्तारण का प्रयोग नहीं करते, संक्षेपण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चौथी बात, प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल हो, स्पष्ट हो, उनको समझने में सिरदर्द ना हो। और प्रतिवेदन की अगर बात करें तो एक ही अर्थ और निष्कर्ष एक ही निकलता हो प्रतिवेदन का, उन अर्थों शब्दों का। यानी एक अच्छे प्रतिवेदन की बड़ी विशेषता होती है स्पष्टता। स्पष्टता बहुत जरूरी है। पांचवी विशेषता होती है प्रतिवेदन जो है वो सच्ची बातों का विवरण होता है। इसमें पक्षपात, कल्पना, भावना के लिए स्थान बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती है। उसमें ऐसी कोई बात आप नहीं कह सकते हैं जिससे भ्रम पैदा हो, यानी जो बात जो घटना हुई है वही घटना आपको बतानी है, लिखनी है। इसके अलावा प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होनी चाहिए, भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए ताकि लोग पढ़ें और सरलता से पूरी घटना समझ में आ जाए। इसके अलावा प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीरें सुनने
या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है, ऐसा प्रतिवेदन होना चाहिए। तो ये भी एक विशेषता है। तो ये प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं और उसका उद्देश्य तो मैंने आपको समझा ही दिया था, बता ही दिया था। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रतिवेदन की विशेषताएं और उद्देश्य को समझा। आगे देखेंगे 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, परिभाषिक शब्द की प्रमुख विशेषताएं बताएं। परिभाषिक शब्द क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताएं। परिभाषिक शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। परिभाषिक शब्द आप जानते हैं क्या होता है? परिभाषिक शब्द की अगर बात की जाए तो जिसका एक प्रकार से परिभाषिक शब्द, सबसे पहली बात उसका एक अलग अर्थ होता है, उसके जैसा और दूसरा शब्द मतलब उसके अर्थ जैसा नहीं होता है। परिभाषिक शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी। परिभाषिक शब्द की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं। पहली विशेषता लिखिएगा। पहली विशेषता परिभाषिक शब्दावली की ये है, और परिभाषिक शब्दावली की परिभाषा और विशेषता किसने बताई है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बड़े जबरदस्त विद्वान हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने पारिभाषिक शब्दावलियों की विशेषताओं को बताते हुए कई सारे पॉइंट पर चर्चा करी। पहली बात उन्होंने बताई कि पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुस्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, ये पहली विशेषता। क्या होना चाहिए? शब्द का जो अर्थ है, परिभाषिक शब्द का अर्थ सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, एक विषय या सिद्धांत में परिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। एक विषय में अगर देखें उस शब्द का, पर्टिकुलर शब्द का पर्टिकुलर अर्थ होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कोई अर्थ और नहीं होना चाहिए। एक विषय में, एक विषय या एक सिद्धांत में परिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए, सबसे बड़ी विशेषता इसकी। इसके अलावा अगली विशेषता, तीसरी विशेषता आप लिखेंगे, एक विषय में एक संकल्पना या एक वस्तु के लिए एक ही परिभाषिक शब्द होना चाहिए, अलग शब्द नहीं हो सकते। चौथी विशेषता, परिभाषिक शब्द यथासाध्य छोटा होना चाहिए ताकि प्रयोग में असुविधा ना हो। जैसे टीबी, एड्स, ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन एड्स को परिभाषित अगर आप करेंगे तो बड़ा लंबा एक प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। टीबी यानी कि ट्यूबर, एक प्रकार से क्या होता है, टीबी का मतलब क्या होता है? टेलीविजन नहीं, वो तो टीबी दूसरी है। एक टीबी होती है रोग, ठीक है। अगला, पांचवी विशेषता इसकी होती है, परिभाषिक शब्द को यथासाध्य मूल होना चाहिए, ना कि व्याख्यात्मक। जैसे कि अनशन, अनशन शब्द अधिक अच्छा है अपेक्षाकृत भूख हड़ताल के। अगर भूख हड़ताल आप शब्द यूज करेंगे तो इसमें ये थोड़ा सा लंबा शब्द हो गया, और ये मूल शब्द नहीं है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। ऐसे में अनशन शब्द जो है ये एक प्रकार से मूल शब्द है, ये किसी शब्द से नहीं बना है अनशन, ठीक है, ये मूल शब्द है, तो मूल शब्द में होना चाहिए। छठी बात, छठी विशेषता इसकी ये होती है कि परिभाषिक शब्दों की अगर बात की है उसमें समान श्रेणी के परिभाषित शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। जैसे कि रसायन शास्त्र में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब देखेंगे इसमें समरूपता कैसे है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? गैस है, ऐसे ही ऑक्सीजन भी गैस है, ऐसे ही हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जन जन लास्ट में तीनों में जुड़ा हुआ है, तो अच्छा लग रहा है ना रसायन शास्त्र में ऐसे। तो इन शब्दों को पढ़ने का, तो ये सब परिभाषिक शब्द हैं तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक, ठीक है। इसके अलावा परिभाषिक शब्द, सातवीं विशेषता, परिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे सरलतापूर्वक नए शब्द बनाए जा सके। जैसे मानव से मानवता शब्द बन जाए, मानवीय शब्द बन जाए, मानव से मानवीकरण बन जाए, मानवीयता बन जाए, मानविकी बन जाए। ये तमाम प्रकार के शब्द सरलता से बन गए हैं मानव से। इसके स्थान पर अगर नृ लें, नृ शब्द लें, नृ मतलब कि ये वाला नृ, ठीक है, नृ शब्द लें तो इससे उससे इस प्रकार शब्द बनाना कठिन हो जाएगा, जबकि उसका भी अर्थ मानव से ही होता है। इस नृ का शब्द क्या मतलब, क्या होता है? नृ का मतलब क्या होता है? नर, नर का मतलब, या नर का मतलब मानव होता है। नर से आप कितने शब्द बना पाएंगे? नारायण, नारायणी, ऐसे दो तीन चार शब्द बना पाएंगे, ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे शब्दों को परिभाषित शब्दों की श्रेणी में रखते हैं जिससे कई सारे शब्द बनाए जा सके। तो ये होता है आपका परिभाषिक शब्द, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे देखेंगे खंडसा, खंडसा में आपको कौन से शब्द मिले, प्रश्न मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा, ये प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको बता दूं, जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, अगर मैं आपको समझाऊं तो इस समय आईपीएल चल रहा है, और आपको बता दूं आईपीएल से इतना हानि होती है हम लोगों को जिसका कोई जवाब नहीं। लोगों को मज़ा आता है देखने में, लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि भाई आईपीएल के चक्कर में क्या होता है, हम लोगों की जो 8 बजे और 9 बजे की क्लास होती हैं उसको कोई बच्चे देखने ही नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है, सारे बच्चे आईपीएल देखने में बिजी हैं, कोई क्लास ही नहीं लेने की एक प्रकार से सोच पा रहा है। सभी लोग बाद में क्लास लेते हैं, क्लास हो जाती है उसके बाद में देखते हैं। लाइव 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं, आईपीएल देखने में बिजी रहते हैं। अभी भी आप लोग आईपीएल देख रहे होंगे, ठीक है।
तो मैं उसी से एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, ये जो है T20 होते हैं, यानी 2020 मैच, यानी जैसे IPL मैच है, ये आपका ये हो गया जिसमें खूब छक्के चौके पड़ते हैं, ठीक है, कम शब्दों में लिखना होता है। और ये आपका जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके वनडे की भांति होते हैं, ठीक है, वनडे यानी कि वनडे जो टेस्ट मतलब कि वनडे मैच होता है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो टेस्ट की भांति होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो टेस्ट की भांति होते हैं ये, टेस्ट की भांति मतलब इसमें बॉलिंग वाले मार ले जाते हैं। अब इसमें बैटिंग करने वाला यानी कि बॉलिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग आपके वो जो चेक करने वाली कॉपी है वो बैठे हैं। अब आप लोग इसमें लिख रहे हैं, बैटिंग कर रहे हो। अब इसमें क्या करना है कि अगर आप कितना भी लिख दोगे, आपको 10 नंबर का अगर प्रश्न है तो आपको 7 ही 8 नंबर मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे प्रश्नों में आप पूरा का पूरा मिल जाता है नंबर, उसमें कितना नहीं कर, थोड़ा नहीं कर, 2 प्रश्न करने होते हैं खंडशः से, 400 या 500 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। पहला प्रश्न, टिप्पणी को परिभाषित करते हुए उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए तथा अच्छे टिप्पणी लेखन के लिए ध्यातव्य बिंदुओं यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि अच्छे टिप्पणी लेखन के लिए जरूरी हैं उनको रेखांकित कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे आ सकता है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए या दीजिए और इसके इतिहास का वर्णन कीजिए कंप्यूटर का। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी में पत्र पत्रिकाओं का परिचय दीजिए, यानी कि जो हिंदी में उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं हैं इंटरनेट पर उनका परिचय दीजिए। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र से क्या आशय है, शासकीय पत्र, ये शासकीय पत्र सरकारी पत्र का मतलब एक ही होता है। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र के अंग क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, और इसकी रूपरेखा को स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। और इसके अलावा एक मॉडल पेपर आपका संस्कृत का मैंने दे दिया ऑलरेडी, आप इसको अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। संस्कृत का ये मॉडल पेपर है जिसमें संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद संगणक और अनुप्रयोग मैंने लिखित मॉडल पेपर संस्कृत का दे दिया है। संस्कृत का और हिंदी का दोनों का ये लिखित मॉडल पेपर हो चुका है 2024 का। 2023 के तो कई सारे मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो अवेलेबल है, आप उनको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और सब्जेक्ट की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।